नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्टार बैच 2.0 की क्लासेस में हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स कर लिए। जैसे इससे पहले वाला चैप्टर था नंबर सिस्टम, जो अभी हमने ख़त्म किया, जिसमें LCM SCF से लेकर सारी चीज़ें कवर की गई। 8 घंटे की आपकी कंपाइल्ड वीडियो बनी नंबर सिस्टम की। स्टार बैच में मैंने बता रखा कि आपको ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, ये सारी चीज़ें कर रखी हैं। तो जो कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में कर चुके हो वो फिर से करने का कोई फ़ायदा नहीं, उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात, ठीक है। अनुपात और समानुपात का कॉन्सेप्ट है, कुछ 10 एक कॉन्सेप्ट हैं, वो करेंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चंस बहुत मामूली बन जाते हैं। बहुत मामूली मतलब कि आपको प्रश्न समझने में और करने में दोनों में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इस वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। पेन, कॉपी, दिमाग, पानी, अपना क्या कहते हैं, ध्यान, सारी चीज़ें लेके बैठ जाओ और चलो स्टार्ट करते हैं। और जब सारे लेक्चर्स हो जाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, जिसमें मैंने 3-4 साल के प्रश्न करवाने हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें करवाने के बाद एक कंपाइल्ड वीडियो यानी मैराथन टाइप की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप वो वीडियो फिर से चाहे तो रिवीजन के लिए देख सकते हैं, अदरवाइज़ फिर जैसे मन करे कि उनके लिए आसान रहेगी। जो लोग एक बार देखना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है, एक ही जगह सारे लेक्चर्स मिल जाए। देखो, अनुपात और समानुपात सुना सबने होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं बंटवारा सुना होगा, अनुपात सुना होगा, समानुपात सुना होगा। कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं शुरू करता हूं कॉन्सेप्ट को। जैसे आपसे कोई कह दे कि भैया x और y है, इसका अनुपात क्या होगा। सबसे पहले इसका सिंबल क्या होता है, सिंबलाइज कैसे करते हैं। जो इसका सिंबल होता है अनुपात का वो होता है ऐसे, ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए x अनुपात y, तो x का y से अनुपात, और जो x अनुपात y यानी x रेशियो y या x इज टू y इसको बोलते हैं। x इज टू y का मतलब x बटे y, यानी y का कितना है हिस्सा है x, यानी x और y की प्रॉपर्टीज, x और y की वैल्यूज की तुलना करें तो क्या रेशियो मिलेगा, यही आपसे अनुपात पता करने को कहता है। जैसे आपके पापा के पास 4 बेटे हैं, आपके चाचा के पास 3 बेटे हैं, तो कहा जाए कि इनकी तुलना करो। तुलना जो होती है वही अनुपात होता है, यानी कि 4/3, यानी कि आपके पापा का और आपके चाचा का बच्चों का अनुपात जो होगा वो 4/3 होगा। आपके पापा के बच्चे और आपके चाचा के बच्चों के सापेक्ष में कितने बच्चे, यानी इनका बच्चा दोनों का बीच में स्लह लगा लिया, तो हमने कह दिया पापा के बच्चे और चाचा के बच्चों का अनुपात आ गया। सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा थोड़ा सा इसको जूम करना पड़ेगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आने लग जाए। देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट करने से ज़रूरी है कि आप जानो होता क्या है, ठीक है। अगर आपको कहीं लिखा हुआ है कि x और ये सिंबल लगा हुआ है और ये लिखा हुआ y, तो इसका मतलब क्या हुआ, x ये क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं रेशियो, यानी रेशियो, इसकी मैंने वैल्यू बताई कि रेशियो की वैल्यू हो गई x बटे y, इसकी वैल्यू हो गई x बाई y या x बटे y। इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, ये कहते हैं एंटीसीडेंट, पीछे वाला आगे वाला। तो अगर x अनुपात y लिखा हुआ है तो एंटीसीडेंट x हो गया और कॉन्सिक्वेंट कौन सा हो गया, y हो गया। सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी कि x रेशियो y ऐसे कह सकते हैं, x अनुपात y ऐसे कह सकते हैं, या इसको x बटे y, x डिवाइडेड बाई y, x बाई y कह सकते हैं, ठीक है। तो चाहे इस फॉर्म में लिखो चाहे इस फॉर्म में लिखो, बराबर बात हो जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज़, मान लो आपसे कह दिया जाए 2:4 का रेशियो निकालो, तो जो रेशियो होगा 2:4, रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रखने की कोशिश करें। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब 2 कैन बी रिटन एज 2:1, 4 कैन बी रिटन एज 2:2। तो आपका जो 2 है, जो कॉमन पद है, उसको निकाल दो, यानी कि आपका जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो 1:2 होगा, 1:2 होगा। सिंपल सी बात। अगर मैं कहूँ कहीं पे 10 बच्चे थे और 10 लड़के और 20 लड़कियाँ थी, और कहीं पे 5 लड़के थे और 10 लड़कियाँ थीं, तो आप कहेंगे कि जो लड़के लड़कियों का अनुपात है वो 10/20, यानी 10 एकम 10, 10 दूना 20 यहाँ पे था, और 5 एकम 5, 5 दूना 10 यहाँ पे था, यानी दोनों जगह लड़के और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात था वो आपस में बराबर था। तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि रेशियो को हम हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। कई जगह रेलवे में जैसे प्रश्न पूछ लिया कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नंबर
2 डाल लेना, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, यानी कि डुप्लीकेट मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट की हिंदी क्या होती है, डुप्लीकेट की हिंदी भी डुप्लीकेट लिख लो। डुप्लीकेट रेशियो अगर आपसे कहा जाए DIU, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, डू, जहाँ पे डू आए वहाँ पे 2 समझा करो, 2 मतलब पावर में 2, यानी अगर रेशियो दिया गया x रेशियो y, इसका डुप्लीकेट रेशियो पूछ लिया गया तो क्या होगा, पावर 2 लगा दो दोनों के, यानी x² रेशियो y²। यानी अगर आपसे कह दिया जाए कि x रेशियो, जाके अपने किसी दोस्त से पूछना कि भैया डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तो हो सकता है उसको पता ना हो, तो आप मज़े ले सकते हो, लेकिन मज़े ना लेना, क्योंकि दोस्तों जिसने मेरा मज़ा लिया था वो भी मज़ा ही ले रहा है, और भाई तुम्हारा सेलेक्ट हो गया था, ठीक है, बताना नहीं किसी को कि मैं सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो x रेशियो y जो है वो उसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, डुप्ली यानी कि ड्यू प्ले, यानी कि 2 बार पावर लगा दो, पावर 2 कर दो, x² y², ठीक है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 था। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, स्क्वायर कर दो, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। डुप्लीकेट के बाद अपना तीसरा कॉन्सेप्ट है तो 1 2 3। तीसरा कॉन्सेप्ट जो कहता है वो कहता है सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, सब डुप्लीकेट रेशियो, ये क्या होता है, किसी ने कहा सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, मैंने कहा सुनो गुरु, डुप्लीकेट पावर 2 लगता है, सब लग गया यानी कि सेकंड रूट हो जाएगा, यानी x रेशियो y अगर दिया गया है तो डुप्लीकेट में पावर 2 हो जाता था, अगर केवल डुप्लीकेट पूछा जाता तो x² रेशियो y² हो जाता, इसका डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, x² y²। अब यहाँ पे सब डुप्लीकेट है, यानी कि यहाँ पे जैसे पावर गए थे, यानी पावर में 2 गया था तो इसमें इन्वर्स पावर आ जाएगा, यानी x पावर 1/2 रेशियो y पावर 1/2 हो जाएगा। यानी सब डुप्लीकेट रेशियो की जब बात की जाएगी तो ये हो जाएगा x पावर 1/2 रेशियो y पावर 1/2, यानी कि √x अनुपात √y, यानी x रेशियो y का जो सब डुप्लीकेट रेशियो होगा, यानी x रेशियो y का जो सब डुप्लीकेट रेशियो होगा वो होगा √x रेशियो √y। समझ आ गया, यानी x और y का अगर आपसे पूछ लिया जाए 4:1 का सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, तो 2 रेशियो 1 इसका सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाए। अगर आपसे डुप्लीकेट रेशियो की बात करें तो 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि इसका डुप्लीकेट रेशियो इतना, सब डुप्लीकेट रेशियो पूरा इतना। क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे आ जाएं। चलो कॉन्सेप्ट नंबर 4 का जिक्र करते हैं, लिखते रहना भैया, ठीक है, नहीं तो भूल गए अगर तो समझ लेना मैं भूल गया आपको, ठीक है, अगर सिलेक्शन ले लोगे तो याद रहोगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनवर्स रेशियो की, व्युत्क्रम अनुपात। अच्छा इनवर्स रेशियो पहले बात करें, पहले ट्रिप्लीकेट रेशियो की बात कर लेते हैं। ट्रिप्लीकेट, ट्राई मतलब पावर 3, जैसे डुप्लीकेट में 2 होता था वैसे ट्राइप्लीकेट में ट्राइप्लीक पढ़ लो, ठीक है, ट्राइप्लीकेट में x और y है तो इसका पावर कितना है, ट्राई मतलब 3, तो पावर 3 चढ़ा दो, x³ y³, तो x y का ट्राइप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, x³ रेशियो y³, ठीक है। अगर यहाँ पे सब लगा दिया जाए, कॉन्सेप्ट नंबर 5 लिख लो या इसी का सब कॉन्सेप्ट लिख लो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब हो गया आपका भैया कि एक्स वाई का अगर ट्रिप्लीकेट करते तो पावर 3 जाता था, सब लग गया यानी कि क्यूब रूट हो जाएगा, यानी क्यूब रूट एक्स अनुपात क्यूब रूट वाई। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको कि अगर आपसे कह दिया जाए कि 2:1 का, या ऐसे मानो 8:27 का आपको बताना है ट्रिप्लीकेट रेशियो, या इसमें तो भैया 8:1 ले लो, आसान रहेगा। 8:1 का ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो 8 का क्यूब कितना होगा 5.2, 1 का क्यूब 1, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो तो इतना हो जाएगा, लेकिन सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्यूब रूट ऑफ 8 तो हो जाएगा 2, 8 का क्यूब रूट 2, 1 का क्यूब रूट 1, यानी 2 अनुपात है। सब ट्रिप्लीकेट मतलब थर्ड रूट यानी तीसरा मूल निकालना है, थर्ड रूट मतलब घन मूल निकालना है, और ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब कि इसका क्यूब कर देना, दैट्स इट, प्रेटी सिंपल। क्लियर हो गया। चलो ट्रिप्लीकेट पढ़ लिया, सब ट्रिप्लीकेट पढ़ लिया। अब आते हैं इनवर्स रेशियो की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट लिख लेना। देखो व्हाट इज इनवर्स रेशियो, बेसिक से पढ़ रहे हैं तो बेसिक से इज्जत भी देना, लाइक वाइक कर देना। देखो एक्स रेशियो वाई कहीं पर दिया गया, इनवर्स मतलब इसको पलट दो, तो जैसे ये एक्स रेशियो वाई है ऐसे वाई रेशियो एक्स हो जाएगा, यानी एक्स रेशियो वाई का जो इनवर्स रेशियो है वाई रेशियो एक्स है। कहने का मतलब इनवर्स रेशियो इज अ रेशियो विच व्हेन मल्टीप्लाइड इन ओरिजिनल रेशियो गिव्स वैल्यू 1। एक्स बाई वाई गुणे वाई बाई एक्स अगर करोगे तो आपको वैल्यू 1 मिलेगी। यानी अगर हम कहें एक्स बाई वाई का
इन्वर्स रेशियो तो y बाई एक्स हो जाएगा। अगर y बाई एक्स का पूछे तो x बाई वाई हो जाएगा, यानी x रेशियो y का y रेशियो x, y रेशियो x का x रेशियो y या इन्वर्स रेशियो हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बताना 4 रेशियो 9 का इन्वर्स रेशियो क्या हो जाएगा, 9 रेशियो 4, पलट देना है, दैट्स इट, सिंपल। क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जो रेलवे में पूछा और बच्चे जान नहीं पाते। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये लिख लेना, कंपाउंड रेशियो क्या होता है, ये लिख लेना कहीं पे, कंपाउंड रेशियो क्या होता है। मैंने एक वीडियो भी करवाई थी कंपाउंड रेशियो, शॉर्ट वीडियो करी थी, कंपाउंड रेशियो क्या होता है। देखो आपको कई सारे रेशियो दे दिए जाएंगे, ठीक है। आपको मान लो 3 ए रेशियो बी दे दिया गया, ए रेशियो बी दे दिया गया, सी रेशियो डी दे दिया गया, एम रेशियो एन दे दिया गया। इसका पूछा गया कंपाउंड रेशियो, बताओ कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या हुआ भैया। अगर इसका कंपाउंड रेशियो निकालें तो ए अनुपात बी कैन बी रिटन एज ए बाई बी, सी अनुपात डी कैन बी रिटन एज सी बाई डी, एम अनुपात एन कैन बी रिटन एज एम बाई एन। अब सबके अंश का गुणा कर लो, ए का सी में, सी का एम में, यानी ए इंटू सी इंटू एम, बटे हर का आपस में गुणा कर लो, यानी न्यूमे का ऊपर डिनोमिनेटर का नीचे, तो बी इंटू डी इंटू एन। यानी अगर कंपाउंड रेशियो की बात की जाए तो कंपाउंड रेशियो सब रेशियोज का प्रोडक्ट होता है, यानी ए सी एम ऊपर आ गया, बी डी एन नीचे आ गया, यानी इनका ए रेशियो बी, सी रेशियो डी, एम रेशियो एन का कंपाउंड रेशियो जो होगा ए सी एम का गुणा बी डी एन का गुणा, दैट्स इट योर कंपाउंड रेशियो। यानी अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि 4 रेशियो 5 दिया गया है, कहीं पे 5 रेशियो 6 दिया गया है और 6 रेशियो 7 दिया गया है, तो आप कहेंगे कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो मैं कहूँगा 4 उठाओ, 5 उठाओ और 6 गुणा कर लो, तो कितना हो जाएगा 120 बटे में 5 उठाओ, 6 उठाओ और 7 उठाओ, तो आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा 210, 30 से कट जाएगा 4, 30 से कटेगा 7, यानी 4/7 आपका रेशियो हो जाएगा, कंपाउंड रेशियो। क्लियर हो गया। तो आपको क्या काम करना है, अल्टरनेट, सबके अंश का गुणा कर लो, सबके हर का गुणा कर लो, डिवाइड कर दो, तो कंपाउंड रेशियो आ जाएगा। क्लियर हो गया ना मेरे भाई। जैसे मान लो 1/2, 1:2 लिख देता हूँ, 2:6, 6:24 इसका पूछा गया, तो आप कहेंगे 1/2 गुणे 2/6 गुणे 6/24, बेसिकली गुणा होता है सबका, ठीक है। तो 6 से 6 कट गया, 2 से 2, तो 1/24 हो गया, ठीक है। कंपाउंड रेशियो निकालना आ गया। बेसिकली आप क्या काम करेंगे, A/B, C/D, M/N को गुणा कर देना है, बस आपका कंपाउंड रेशियो आ जाएगा। यानी कि कंपाउंड रेशियो को पहले फ्रैक्शन में बनाएंगे। देखो कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए देखो 2 स्टेप मैंने बताया। कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, पहला वर्क जो आपको करना है वो आप उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, फ्रैक्शन यानी भिन्न में। दूसरा काम क्या काम करना है, सीधे उठा के मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद तीसरा काम क्या है, जो मल्टीप्लिकेशन का सम मतलब रिजल्ट आए उसका रेशियो में लिख दो, बस काम खत्म। रेशियो से फ्रैक्शन जाना है, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई से फिर से रेशियो में आ जाना है, दैट्स योर आंसर। क्लियर हो गया। तो कंपाउंड रेशियो निकालना आ गया, बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम आते हैं कि जैसे आपको दे दिया जाता है कि आप बताओ थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, एसएससी के दामाद ने समझ लो बनाया ये प्रश्न। थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीय अनुपात क्या होता है। पहले समझो प्रोपोर्शन क्या होता है। देखो अगर मैं कहूँ कि 1/2 कहीं पे लिखा है तो 2 रेशियो में, रेशियो की बात करें फ्रैक्शन पे, 1:2 लिखा है तो 2:4। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको भिन्न में बदलें तो 1/2 लिखा हुआ है और 2/4 लिखा हुआ है, कह सकते हैं। 2/4 को अगर हम काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 ये भी लिखा है। तो 1/2 अगर ये भी लिखा है तो इन दोनों को हम बराबर कह सकते हैं कि 1/2 2/4 के बराबर है, बिल्कुल कह सकते हैं। तो जैसे भिन्न में हम इन्हें बराबर कहते हैं कि 1/2 कैन बी रिटन एज 2/4, वैसे रेशियो में हम इसको बराबर, 2 रेशियो अगर बराबर होते हैं यानी इफ 2 रेशियोज आर इक्वल देन बी कॉल देम प्रोपोर्शनल, ठीक है। यानी इफ 1:2 इज इक्वल टू 2:4 तो हम कह देंगे कि 1:2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2:4, यानी 1:2 प्रोपोर्शन में है 2:4 के, यानी कि बराबर में। कहने का मतलब जो अनुपात 1:2 का है वही 2:4 का है। क्लियर हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 4 × 1 बराबर 2 × 2 आया। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कैंची, क्योंकि बराबर है।
तो 4 और 1 क्या है? आउटर टर्म्स। देखो ये आउटर टर्म्स है, और 2 और 2 क्या है? इनर टर्म्स। यानी अगर समानुपात दे दिया जाए तो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ आउटर टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ आउटर टर्म्स बाहरी पदों का गुणनफल बराबर प्रोडक्ट ऑफ इनर टर्म्स यानी आंतरिक पदों का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ इनर टर्म्स लिख लेना। यानी कि अगर कोई समानुपात में दे दिया जाए तो आप कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ आउटर टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनर टर्म्स, यानी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों के गुणनफल के बराबर हो गया। ये प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ आ गया। प्रोपोर्शन का क्या कॉन्सेप्ट है? अगर मैं कह दूं 3:x इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद 4:44, तो आपको क्या काम करना है? इसका मतलब ये हो गया कि 3/x जो है वो बराबर है 4/44 के। बोलो क्लियर है? 4 से 44 कटा 11 दिया, यानी x इज इक्वल टू 3 × 11 यानी कि 33। x की वैल्यू 33 हो गई। ऐसे करें, या हम कह सकते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल, यानी 4x बराबर 44 × 3, यानी 4x बराबर 44 × 3 यानी x 4 11 यानी x बराबर 33 हो गया। तो ये समानुपात का कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं थर्ड प्रोपोर्शन पे। तृतीय अनुपात या थर्ड प्रोपोर्शन हेडिंग डाल लेना। समझ आ रहा है कि मैं बक्के जा रहा हूँ बस गर्मी में बैठ के। थर्ड प्रोपोर्शन। कुछ लोग कह रहे थे आपके घर पे एसी नहीं है जहाँ पे रहते हो? नहीं है भैया। तृतीय समानुपात या तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात या तृतीय समानुपात, ये जो भी लिख लेना, ये निकालने को आ जाता है। एसएससी के दामाद ने क्वेश्चन सेट किया है तो ये पूछेगा, ठीक है। दामाद मतलब जमाई, जमाई मतलब पेऊ, क्या बोलते हैं? पेहू क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। जो भी बोलते हैं प्याऊ पेहू वही समझ लो, ठीक है। अब देखो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकलता है। अगर आपसे मैं कह दूं कि ए और बी दो टर्म्स हैं, तो आप चूंकि सेलेक्ट नहीं हो अभी तो ये मानना पड़ेगा कि मैंने कह दिया ए और बी दो टर्म्स है, तो आप कह दोगे हाँ हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट तो करते ही हो। हमने कहा इसका थर्ड प्रोपोर्शन x है। आपने कहा अगर मान ही रहे हो तो मैंने मान लिया कि ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन x है। आपने कहा तो ये बात बताओ कि हमें ये क्यों सिखा रहे हो? मैंने कहा ये सुनो, सीधी सी बात, अगर थर्ड प्रोपोर्शन है तो हम कहेंगे कि A/B/x। अगर ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन x है, ए और बी का अगर थर्ड प्रोपोर्शन x है, तो आपको सिंपल सा काम करना है। सिंपल सा काम क्या करना है कि ए और बी का जो अनुपात होगा वही अनुपात हो जाएगा बी और एक्स का। क्या समझे? सीधी सी बात है कि अगर ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन सी है, एक्स है, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन अगर एक्स है, इफ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी इज एक्स, तो आपको बस सिंपल सा काम करना है कि ए और बी का जो रेशियो होगा वही आपको ले लेना है बी और एक्स का रेशियो। यहां से आपने कहा ये क्या कर दिया? मैंने कहा अगर इफ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी इज एक्स, इफ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ इफ तृतीय अनुपातिक ए और बी का एक्स हो, तो ए रेशियो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स होगा, यानी ए और बी का जो अनुपात होगा वही बी अनुपात एक्स का अनुपात होगा। अब आपने कहा अगर समानुपात का साइन आ गया तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल, यानी a इंटू एक्स बराबर b इंटू बी यानी कि बी स्क्वायर। यानी हम यहाँ से क्या कह सकते हैं मेरे भाई कि a इंटू एक्स बराबर बी स्क्वायर, तो x बराबर बी स्क्वायर बाई ए। व्हाट इज x? थर्ड प्रोपोर्शन। यानी इफ a और b का थर्ड प्रोपोर्शन x हो तो x कैन बी रिटेन एज पीछे वाले पद का स्क्वायर बटे आगे वाला पद। यानी अगर मैं कह दूं कि 2:4 का समानुपात तृतीय अनुपात निकालो कि तृतीय अनुपात क्या होगा, तो आप कहोगे तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर बटे पहला टर्म, यानी पीछे वाले टर्म्स का स्क्वायर बटे पहला टर्म। 4 का स्क्वायर 16 बटे 2 8, यानी कि 2 और 4 का तृतीय अनुपात क्या आ गया? 8 हो गया। अब मैंने क्या कॉन्सेप्ट समझाया था कि तृतीय अनुपात होने का मतलब कि 2 और 4 का जो रेशियो है यानी 2/4 वही 4 और 8 का रेशियो होना चाहिए, यानी 4/8 के बराबर होना चाहिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 दूनी 8, 1/2 1/2 के बराबर होता है या नहीं होता? क्लियर हो गया। मैं अगर आपसे कह दूं 5 और 35 का तृतीय अनुपात बताओ तो क्या होगा? आप कहोगे अगर x तृतीय अनुपात हो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पीछे वाले टर्म का स्क्वायर यानी 35 × 35 बटे में पहला टर्म 5, 5 से कटा 7, 7 × 2 ये कितना हो जाएगा? 245। क्लियर हो गया। या आप ऐसे कहो, आप क्या काम किया करो, 5 का कितना गुना है? 7,
तो 35 7 गुना, तो 35 का 7 गुना कर दो, 245 हो जाएगा। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, 3 9 का तृतीय अनुपात बताओ। आपने कहा 3 और 9 का 3 मतलब 3 में 3 से गुणा करा 9 है, 9 में 3 से गुणा कर दोगे 27, यानी जो टर्म आएगा वही आपका हो जाएगा तृतीय अनुपात। क्लियर हो गया। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है समझ में आए। चलो अब लिखो फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन अब पढ़ना है, यानी चौथा समानुपाती पढ़ना है। चौथा अनुपाती या समानुपाती जो भी बोलते हो उसको पढ़ना है। ठीक है, लिख लो, हेडिंग डालो फोर्थ प्रोपोर्शनल। प्यास लग गई यार पढ़ाते पढ़ाते। फोर्थ प्रोपोर्शनल, चतुर्थ अनुपातिक या चौथा अनुपातिक या जो भी बोलते हो, चतुर्थ अनुपातिक लिख लो। चतुर्थ समानुपातिक या अनुपातिक, अनुपातिक लिखेंगे। ठीक है, अनुपातिक, चतुर्थ अनुपातिक। अनुपातिक हिंदी में देख रहे हो राइटिंग मेरी बहुत सुंदर है बे, ऐसा ना समझना खराब है, बस यहाँ पे पता नहीं कैसे मैं लिखता हूँ। ठीक है, चतुर्थ अनुपातिक। ठीक है, चलो राइटिंग पे नहीं, काम पे फोकस करो। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, चतुर्थ अनुपातिक क्या होता है। अगर आपसे कह दिया जाए ए बी और सी 3 टर्म है तो आप मान लोगे, अभी पीछे माना था, और इसका चतुर्थ अनुपातिक एक्स है, तो बस कुछ नहीं करना है। आपको क्या काम करना है, ए रेशियो बी उठाना है, इन दोनों का रेशियो 2 2 का पेयर बना देना है, सी रेशियो एक्स, और दोनों को समानुपात में डाल देना। अब अगर समानुपात में डाल दिया तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों के गुणनफल के, यानी एक्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू बीच वाले टर्म्स का गुणनफल बी सी, यानी एक्स इज इक्वल टू बी सी बाई है। यानी अगर थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना होता है तो इसका ए और बी का अगर निकालना होता है, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल सी होता तो आप कहते हैं सी बराबर बी का स्क्वायर बटे, लेकिन यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है ए बी सी का, तो आपको क्या काम करना है, ए बी लेना है, सी और एक्स लेना है, दोनों का रेशियो को बराबर कर देना है। यहाँ से आपका एक्स बराबर बी सी बटे अगर आप देखो तो एक पैटर्न बन रहा है, पीछे वाले दोनों पदों का गुणनफल बट्टे में पहला वाला टर्म, यानी बी सी बटे। यानी अगर आपको निकालना हो फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी एक्स की वैल्यू, तो आप कहेंगे पीछे वाले दोनों टर्म्स का गुणा करो और बटे में आगे वाला टर्म कर दो, दैट्स योर आंसर। क्लियर हो गया, चतुर्थ अनुपातिक क्लियर हो गया। अब यहाँ से एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं मान लो कह दूँ कि 2 4 और 8 का चतुर्थ अनुपातिक बताओ। आपने कहा ठीक है, एक्स लिया, 2 गुणे एक्स 2x बराबर 32, एक्स बराबर 16। ऐसे कर लो, या 2 1 कम 2 2 2 नहीं 4, तो 8 1 कम 8 8 2 नहीं 16, यहाँ पे 16 आना चाहिए। चलो इससे नहीं, मान लो 4 9 x का है 4। ठीक है, अब बताओ क्या होगा एक्स की वैल्यू। 4 9 x का जो चतुर्थ अनुपातिक है यानी फोर्थ प्रोपोर्शन वो x है 4 है, 4 9 x का फोर्थ प्रोपोर्शन अगर 4 है तो x की वैल्यू होती है। आपने कहा इसका दोनों का रेशियो लो, बराबर कर दो इन दोनों के रेशियो, 4 इंटू 4 16 बराबर 9x, यानी x बराबर 16/9। मैंने क्या बताया था आपको कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो क्या करो, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो क्या करोगे, फोर्थ प्रोपोर्शन अगर निकालना है तो आप क्या काम करते हो, पीछे वाले दोनों टर्म्स का गुणनफल यानी 9x बटे में पहला टर्म 4, और ये बराबर कितना दिया गया है 4, यानी कि यहाँ से 16 इज इक्वल टू 9x हो जाता है, x बराबर 16/9 यहाँ से भी निकाल सकते थे। क्वेश्चंस करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अभी तक के लिए क्वेश्चन समझ में आए, कॉन्सेप्ट समझ में आए या नहीं आए, समझ आ गया। चलो अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट हेडिंग डालो C&D रूल। कई बार मैं यूज करूंगा, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपको लगेगा C&D रूल क्या होता है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ये दुश्मन है। कंपोनेंडो लिख लो, मैं कहूँगा कंपोनेंडो डिविडेंडो तो आप कहोगे ये कौन सा रूल है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ये हिंदी मीडियम वाले भी यही पढ़ेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसकी हिंदी में नहीं बना पाऊंगा, ठीक। ओ यार, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, C&D रूल, हेडिंग यही है, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं, अरे यार क्या हो रहा है, C&D रूल हेडिंग डाल दो यार आप लोग, मैं बार बार उसको कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो C&D रूल क्या होगा, देखो अगर C&D या कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या कहता है कि अगर आपको दिया जाए समानुपात ए, ऐसे देखो, अगर ये कह दे कि A रेशियो B प्रोपोर्शन विद C रेशियो D, तो आप कहेंगे कि A अनुपात B समानुपात में हो C अनुपात D से, तो आपको क्या कहना है, A बटे B बराबर C बटे D अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे। आपने कहा बिल्कुल। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो चाचा क्या कहते हैं कि उठाओ दोनों पक्षों को, ये पक्ष है A पक्ष B, दोनों में मारपीट हो गई। तो मारपीट हो गई तो अब क्या हुआ, युद्ध शुरू हुआ।
युद्ध एकदम शुरू, मतलब विकराल हथियार तैयार करके। तो हथियार तैयार हुआ तो एक एक मतलब ये पहले इस पक्ष के 2 लोग थे ए और बी, और दोनों में हो रखा था बंटवारा। तो इन्होंने क्या कहा भैया देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो डिवाइड एंड रूल से अंग्रेजों की याद रखो कि भैया इन्होंने क्या कहा कि भैया अब तो मार होने वाली है तो क्या काम करें, पूरे परिवार को इकट्ठा कर लें, यानी ए प्लस बी कर लें, यानी पूरे परिवार को जोड़ लें। तो अगर इनने परिवार को जोड़ा है तो ये भी परिवार को जोड़ेंगे, यानी सी प्लस डी करेंगे। अब मारपीट खत्म हो गई तो ये कहते जो जिनको बुलाया था उनसे कहते भैया तुम जाओ, वापस जाओ, ए में से बी निकलो फटाफट। तो ये कहते अगर इनके चले गए तो मैं ही क्यों बुला के इनको पालूं। अब लड़ाई हो गई शांत, यानी कि बराबरी का मुकाबला खत्म। तो यानी आपका कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल कहता है कि इसमें अंश में हर को जोड़ो ए प्लस बी, अंश में से हर को घटाओ ए माइनस बी। सेम चीज़ जो प्रक्रिया इधर हुई वही प्रक्रिया इधर कर दो, अंश में हर को पहले जोड़ा फिर अंश में से हर को घटा, यानी जो प्रक्रिया इधर करोगे इसमें अंश में हर को जोड़ा ए प्लस बी करा, इधर भी सी प्लस डी हो गया, इधर ए माइनस बी हुआ, इधर सी माइनस डी हो गया। कंपोनेंडो डिविडेंडो का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप अंश में हर को एक साइड में जोड़ रहे हो तो दूसरे साइड में जोड़ देंगे, और अगर घटा रहे हो तो घटा देंगे, और ये जो रेशियो आएंगे वो दोनों बराबर होंगे। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल समझ आ गया। चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो 5:40 दिया गया, और ये यहाँ पे अच्छा चलो पहले यहाँ पे देख लो 5:40 दिया गया और रेशियो 8:64 दिया गया, ठीक है, ये आपको दिया गया, ठीक है। अब हमने कहा 5:40 मतलब 5/40, 8:64 मतलब 8/64, समानुपात मतलब ये बराबर है। मैंने कहा एक काम करो, अंश में हर को जोड़ो, 5 + 40 45, और इधर मैं हर में से अंश को घटाता हूँ, यानी 40 - 5 35। मैंने क्या कहा, अंश में हर को जोड़ो या हर में अंश को जोड़ो, तो इधर भी जोड़ दो, 64 8 72। हमने 40 में से 5 को घटाया, 5 में से 40, हमने कहा 40 में से 5 को, यानी हर में से अंश को, यानी डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को। तो 64 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 56। अब रेशियो निकाल के देखो बराबर आ रहा है नहीं, 8 9 8 7 5 9 5 7 9:7, रेशियो 9:7 आ गया, नहीं आ गया। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल बहुत चीज़ें आपकी आसान करने वाला है। जैसे अब ये आसान कहाँ करेगा, मान लो कहीं पे दे दिया गया x - 1 / x + 1, ये बराबर दे दिया गया, मान लो दे दिया गया, या देखो हाँ ठीक है, मान लो ये दे दिया गया y + 1 / y - 1। अब देखो, अब आपकी तो प्रक्रिया विकराल हो गई, y - 1 / y + 1, अरे यार y + 2 / प्रश्न थोड़ा मैं चीका बनाने के लिए थोड़ा सा काबिल बन रहा हूँ, ठीक है। अब आपको मान लो ऐसा दे दिया, इसका यूज कहाँ होगा वो मैं समझा रहा हूँ, कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब आप ऐसे अगर x और y की रेशियो निकालने जाओगे तो बहुत विकराल परिस्थिति में फंस जाओगे। मैंने कहा करो, आपने कहा कैसे निकालूं, मुझे नहीं आता। मैंने कहा कंपोनेंडो डिविडेंडो, अब देखो आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते कंपोनेंडो डिविडेंडो ना पता होता, तो जहाँ पे x - 1, जहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला चीज़ ना अप्लाई हो वहाँ पे अप्लाई होंगे क्या, आपका कंपोनेंडो डिविडेंडो। हमने क्या करना है, अंश में हर को जोड़ोगे तो इधर 2x आ जाएगा, इधर जुड़ा तो इधर भी जुड़ेगा, तो y - 2 y + 2 2y हो जाएगा। फिर हर में से अंश को घटाना, यानी x + 1 में से x - 1 को घटाओगे तो 2 आ जाएगा, y + 2 में से y - 2 घटाओगे तो ये 4 हो जाएगा, ये दोनों बराबर होगा, 2 2 कट गया, y बटे, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं x / y बराबर 1/2, निकल के आ गया x रेशियो y। और वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई से कितना टाइम लगता, बहुत टाइम लगता। तो समझ में आया कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल का यूज कहाँ है, ये आपको टीचर पढ़ा देते हैं, ये पढ़ा देते हैं, ये नहीं बताते यहाँ यूज कहाँ करेंगे। यूज वहाँ करेंगे जहाँ हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल फेल होगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज कहाँ करेंगे मेरे भाई, जहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल फेल होगा। बोलो क्लियर है, तो बोलो जय माता दी, सब लोग लिखेंगे जय माता दी, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। चलो जय माता दी, जय माता दी। देखो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मध्यानुपात, लिख लो। यार मैं सोच रहा हूँ ना डिजिटल बोर्ड में इसी वजह से नहीं ला रहा हूँ, कई लोगों का बिजनेस बंद कर दूंगा मैं, सॉरी यार मजाक। ठीक है, मध्यानुपात, ठीक है। मध्यानुपात क्या होता है, अगर आपसे ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा है, चलो छोड़ो वो तो मीन में मैं जब पढ़ाऊंगा तब करवा दूंगा। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर ए और बी का मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो आपको क्या काम करना है,
बीच में इनके गुणे का साइन लगा दो, इनको 36 का आंकड़ा करवा दो। आपने करवा दिया आपने क्या कहा, ए और बी का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मैंने कहा ए और बी का गुणा मारो, आपने गुणा कर दिया। मैंने कहा इसके ऊपर रूट लगा दो, तो आपने कहा लगा दिया। मैंने कहा यही आपका मीन प्रोपोर्शन है। मैंने कहा कि मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन का मतलब कि ए और बी के बीच ऐसी संख्या जिसका अनुपात दोनों से बराबर हो। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्यों, देखो मीन प्रोपोर्शन का मतलब जैसे देखो थर्ड प्रोपोर्शन ए और बी का लिखते थे तो ए और बी के बाद सी लिखते थे। अगर हम मान लो ए और बी का मीन प्रोपोर्शन सी होता तो ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन सी होता तो हम कहते ए बी और सी की वैल्यू क्या होती थी, बी स्क्वायर बटे, यही तो होता था। अगर ए बी सी का थर्ड प्रोपोर्शन डी है तो हम कहते थे डी क्या होता था, फोर्थ प्रोपोर्शन। ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन, देखो ए बी का थर्ड प्रोपोर्शन सी था तो हमने कहा सी बराबर बी स्क्वायर बटे, अगर ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन डी है तो हम डी बराबर क्या कहते हैं, डी बराबर हो जाएगा लास्ट वाले दोनों टर्म्स का गुणनफल बी सी बटे फर्स्ट टर्म। अब आते हैं मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या कहता है, हमने कहा कि जब थर्ड प्रोपोर्शन निकालते हैं तो इसका जो अनुपात होता है ए रेशियो बी जो होता है वही बी रेशियो सी होता है, यहाँ से निकाल लेते हैं। मैंने कहा थर्ड प्रोपोर्शन में आगे वाले दोनों टर्म्स का रेशियो पीछे वाले दोनों टर्म्स के बराबर होगा, बिल्कुल सही है। मीन प्रोपोर्शन क्या कहता है कि मान लो कि x और y है, इनका मीन प्रोपोर्शन कुछ है। मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्य में आएगा, मान लो मीन प्रोपोर्शन m है। तो जैसे थर्ड प्रोपोर्शन में कहा था कि 3 टर्म्स थे a b c, तो a और b का रेशियो लेते थे, फिर b और c का, सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा कि x रेशियो m रेशियो y दोनों हो जाएंगे बराबर, यानी x रेशियो m और m रेशियो y हो जाएंगे बराबर। कहने का मतलब क्या है कि अगर m मीन प्रोपोर्शन है तो x रेशियो m का प्रोपोर्शन हो जाएगा m रेशियो y, या हम कह सकते हैं x बटे m इज इक्वल टू m बटे y, या हम कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x इंटू वाई बराबर m स्क्वायर, या हम कह सकते हैं m बराबर अंडर रूट में x इंटू वाई। यानी x और y का अगर मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है तो क्यों होता है, कैसे होता है, ये जानना बहुत अहम है। ठीक है, कहा ना ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, क्या कहते हैं, गणित, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सब जानना भी अहम है, मगर क्या उसके घर का पता जानते हो, यानी कि मीन प्रोपोर्शन के घर का पता जानते हो। ठीक है, मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो ये बताओ उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। तो वही वाला हो गया कि मीन प्रोपोर्शन के बारे में क्या जानते हो, कैसे आता है। तो यू कैन फाइंड मीन प्रोपोर्शन। ये हो गया थर्ड प्रोपोर्शन, ये हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन, ये हो गया मीन प्रोपोर्शन। बोलो इतना क्लियर हो गया, सारा क्लियर हो गया, बहुत सुंदर है। अच्छा एक बात बताओ, रेशियो पढ़ने की ज़रूरत का क्या पड़ी, जैसे रियल लाइफ में रेशियो का यूज़ भी तो होना चाहिए, नहीं तो मैथमेटिक्स में लाया क्यों गया। देखो रेशियो का जो यूज़ किया गया जाने लगा वो ये हो गया कि जैसे दो लोग, पहले क्या होता था कि बार्टर सिस्टम पता है ना, बार्टर सिस्टम क्या होता था, बार्टर सिस्टम ये होता था कि मान लो आपने गेहूँ उगाया, आपने उगाया गेहूँ, ठीक है, और मैंने उगाया टमाटर, ठीक है। तो मैं क्या काम करता था कि टमाटर के बदले गेहूँ आपसे ले लेता था, आपको थोड़ा टमाटर देता था, आपकी सब्जी बन जाती थी, मैं गेहूँ ले लेता था, मेरी रोटी बन जाती थी, दोनों का बिजनेस हो जाता था। फिर मान लो आपने कहा कि भैया मेरे पास दूध भी है, तो मैंने कहा मेरे पास नमक है, तो दूध और नमक का एक्सचेंज करके, मतलब सामानों का एक्सचेंज होता था, गुड्स का एक्सचेंज, तो बार्टर सिस्टम होता था। लेकिन थोड़े टाइम बाद दुनिया हो गई समझदार, ठीक है। तो दुनिया जब समझदार हुई मेरे भाई, तो उनने क्या कहा कि भैया हम ऐसे नहीं करेंगे सौदा। तो सबने पूछा भैया फिर कैसे करोगे, तो उनने कहा कि भैया एक काम करो, जिस अनुपात में हम काम करेंगे उसी अनुपात में दाम लेंगे। उनने कहा तब अनुपात क्या है भैया, पता तो होना चाहिए अनुपात क्या है। तब अनुपात की खोज हुई। कहते भैया उनके सापेक्ष उनने कितना काम किया, ये जैसे अगर आपसे पूछें कि x के सापेक्ष में y ने कितना काम किया, यानी कि x को रेफरेंस फ्रेम मानते हो, y का काम कितना है, यानी हाउ मच वर्क हैज़ बीन डन बाय y इन रेफरेंस टू x, यही हो जाएगा x रेशियो y। अब आपने कहा, अब जब ये पता चल गया तो x का मान लो काम 1 यूनिट है, इनका 2 यूनिट, 1 रेशियो 2 के अनुपात में, तो इनको 2 गुना पैसा दिया जाने लगा, इनको 1 गुना पैसा दिया जाने लगा। जैसे मान लो अगर 3 टोटल पैसा था, तो इनने जब एक काम किया तो इनका 1 रुपया बना,
इनने 2 काम किया तो इनका 2 रुपया बन गया, बट भी गया। अब ऐसे नहीं, अगर रेशियो ना पता होता तो ये क्या काम करते, 1.5 रुपये दोनों को, तो वाई का नुकसान हो जाता है, एक्स का फायदा, जो कि मैथमेटिक्स होने नहीं देता। मैथमेटिक्स तो भैया कहता है सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, राइट टू इक्वलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, मैथमेटिक्स में है, ठीक है। मैथमेटिक्स में इग्नोर कुछ नहीं करते, ठीक है। तो जो आपका इसका यूज आया, यहाँ पे लिख लेना यूज क्या क्या है रेशियो का। वो पहला तो आया साझेदारी वाले बिजनेस जब शुरू हुए, ठीक है, पार्टनरशिप जब शुरू हुई, यानी आपका जब साझेदारी शुरू हुई, आपकी नहीं मतलब जब बिजनेसमैन की पार्टनरशिप शुरू हुई तब इसका यूज आने लगा, ठीक है। पार्टनरशिप में इसका यूज आने लगा। क्या कहा जाने लगा कि भैया जिस अनुपात में पूंजी लगाएंगे, मान लो काम कोई कर रहा है तो ठीक है, अलग बात है, अदरवाइज जिस अनुपात में, मान लो किसी ने I1 पूंजी लगाई, किसी ने I2 पूंजी लगाई, तो जो लास्ट में इनके प्रॉफिट होंगे P1 और P2, उनका हमेशा यही मानते हैं प्रॉफिट होगा, नुकसान होगा तो भी, तो नुकसान या प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो इनकी लगाई गई पूंजी के अनुपात के बराबर में होगा। मान लो एक 5,000 लगाता है और एक 10,000 लगाता है, और लास्ट में आपका जो प्रॉफिट होता है वो 15,000 का होता है, या मान लो 1,500 रुपये का होता है, तो इनका अनुपात क्या है, 1:2 या 10:20 या 100:200, यानी 300 का टोटल प्रॉफिट होता है, तो आपको 200 रुपये मिलते P2 को और 100 रुपये मिलते P1 को। अब आपने कहा 300 का 5 गुना फ़ायदा हो रहा है, देखो फ़ायदा 5 गुना है, तो इनको 5 गुना 100 का मिलेगा और इनको 5 गुना 200 का मिलेगा, यानी इनको 500 मिलेगा, इनको 1,000 मिलेगा। ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जिस रेशियो में आप इन्वेस्ट करोगे उसी रेशियो में पैसा मिलेगा, ये उन्होंने कहा। अब कुछ लोग कहेंगे कि मान लो टाइम भी बदल जाए, टाइम मान लो पार्टनरशिप में बहुत यूज आया इसका। उनने कहा कि भैया मान लो पैसा तो हम बराबर यूज कर दें, कि कोई एक समझदार व्यक्ति आया, वो कहता भैया एक काम करते हैं, पैसा हम बराबर लगाएंगे और टाइम इधर उधर, इनका पैसा 12 महीने के लिए लगा था, इनका 40 महीने के लिए। कहा भैया मैंने पैसा ज़्यादा देर के लिए इन्वेस्ट कर रखा था, आपको तो कुछ कॉन्सेप्ट पता ही नहीं, आपने तो जिस इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट दिया। मैंने कहा एक बात सुनो, वहीं पे कॉन्सेप्ट नहीं ख़त्म होता। कॉन्सेप्ट आपका जो ख़त्म होता है वो होता है कि प्रॉफिट का जो रेशियो होगा, यानी रेशियो ऑफ प्रॉफिट, यानी P1 का प्रॉफिट और P2 प्रॉफिट, इसका जो रेशियो होगा वो केवल और केवल इन्वेस्टमेंट पे नहीं डिपेंड करेगा। अभी तक था इन्वेस्टमेंट 1 बटे इन्वेस्टमेंट 2, लेकिन मैंने कहा भैया इस अनुपात में नहीं होगा, जिस अनुपात में टाइम लगेगा, टाइम जा रहा था कहने, यानी कि अगर मान लो I1 ने T1 समय तक लिए इन्वेस्ट करा, तो I1 इंटू T1, और I2 पैसा T2 टाइम के लिए, तो I2 इंटू T2, यानी पूंजी इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बटे इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम का जो रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। यानी बिजनेस में मान लो दोनों ने पूंजी समान लगा दी और टाइम अलग है तो भी प्रॉफिट बदल जाएगा। अगर मान लो दोनों ने टाइम बराबर किया, प्रॉफिट मतलब इन्वेस्टमेंट अलग अलग रखी, तो प्रॉफिट भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट में इसका बड़ा पार्टनरशिप का जहाँ पे बात हुई, अच्छा पार्टनरशिप में एक चीज़ आपको देखने में आई कि हमेशा प्रॉफिट ही हम मानते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो मेरा नाम रोहित नहीं होके रामू होता और आपका नाम रामू ना होके रोहित होता। ये आप हो रोहित और रामू। रामू के पास पैसे ज़्यादा हैं, मान लो उनकी सैलरी 75,000 इन हैंड है और आपकी सैलरी घर से 10,000 रुपये आती है, ठीक है। 10,000 रुपये घर वाले भेजते हैं, इसी में आपको मरना जीना सब है। अब रोहित की टैक्स वैक्स कट के इतनी सैलरी, रामू की मतलब मैं रामू हूँ, रामू की सैलरी इतनी है और रोहित भाई 10,000 कमाते हैं, ठीक है, क्योंकि घर वाले जो देते हैं। अब मैंने कहा कि हम दोनों चाय की टपरी खोलते हैं, क्योंकि इस टाइम चाय की टपरी बिजनेस लगा हुआ है। मेरे पास तो पैसे हैं, आपके पास पैसे 10,000 रुपये हैं। अब आप आए, गुरुजी मैंने तो पैसा लगाया, आपने भी पैसा लगाया, हम बराबर में लाभ बांटेंगे। तो मैं कहूँगा सुनो लल्ला, आपका 10,000 मेरे 75,000 के बराबर है, नहीं तो किस अनुपात में प्रॉफिट लोगे, जिस अनुपात में पैसा लगा है। यानी 5 दूनी 10, 5 15, यानी 17 रुपये की चाय बेचोगे तो मैं तो 15 रुपये लेके भाग जाऊँगा और आपको दूंगा 2 रुपये, क्योंकि आप हो गरीब, कम पैसे लगाए, तो उसी अनुपात में पैसे प्रॉफिट का रेशियो होगा। आप कहते हैं अच्छा रुको, तुम्हारे पास तो टाइम होता नहीं, मैं क्या काम करता हूँ, आपका 75 रुपये 1 घंटे के लिए लगाता हूँ और अपना 10 रुपये 8 घंटे के लिए लगाता हूँ। अब बताओ गुरु, आप भी समझदार भाई, आपने मैथमेटिक्स की मैं मुझसे पढ़े, ठीक है, मैं आपका बहुत बड़ा गुरु। तो आपने कहा मैं क्या काम करता हूँ, 10 रुपये अपने ऐसे नहीं लगाऊंगा, 10 रुपये 8 घंटे के लिए लगा दे रहा हूँ, आपका 75 1 घंटे के लिए इन्वेस्ट करता हूँ। अब बताओ प्रॉफिट किसे कितना मिलेगा। मैंने कहा सुनो,
अब तो भैया गेम बदल गया, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि लड़का समझदार। तो अब इन्वेस्टमेंट 75, 1 घंटे के लिए 75, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम 75, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम 80, काटा 15, काटा 16, यानी इन्वेस्टमेंट सेम है और इन्वेस्टमेंट जो पहले था वही है 75 और 10, लेकिन टाइम बदलने से देखो रोहित यानी आप 16 रुपये कमा रहे हो, मैं 15 कमाने लगा और पहले 7.5 गुना आपका कमाता था। समझ आया क्या मतलब होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम का? तो अब आपको मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर N देख लेना कौन सा कॉन्सेप्ट है। अब स्टार बैच की क्लास है तो स्टार तो लगाना बनता है। कॉन्सेप्ट लिखो, अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है लिखते रहना भैया, और खुशी से नोट्स बनाते रहना, वरना बहुत मारूंगा, बाद में नोट्स मांगने आ जाते हो, ठीक है। मैं नोट्स नहीं बना रहा, मैं फटाफट आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम जो ड्रीम तुम्हारा है नौकरी करने को, नौकरी भी है, तुम्हारी दया से पैसे भी आ रहे हैं, सैलरी ठीक है मैं सैलरी ईमानदार हूँ, और तुम्हारे ही दुआ से चैनल पे अपने मेंबर्स भी बढ़ गए हैं। मेंबर्स इन द सेंस कि 1,23,24,25,000 रुपये की फैमिली हो गई। तो मैं रुपये नहीं, इसको मैं एक व्यक्ति को, अगर आप नौकरी ज्वाइन करते हो तो एक व्यक्ति की कमाई पूरी ज़िंदगी में मान लेना 12 करोड़ रुपए होगी, अगर आप 4600 रुपया भी लग जाते हो 35 साल नौकरी कर। अब मान लो इसमें से 1000 लोग लग जाते हैं, ठीक है, तो 12,000 करोड़ रुपए के अपने चैनल की वैल्यू में लगाता हूँ, तो 12,000 करोड़ रुपए भी हैं अपने पास। तब देख लो क्या करना है, मेरे पास बहुत कुछ है। अब आपके पास एनर्जी है, आपके पास टाइम है, फूंक दो 12 करोड़ आपका हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि A/B, ठीक है, एक रेशियो हो गया, C/D दूसरा रेशियो हो गया, E/F तीसरा रेशियो हो गया। ये तीनों रेशियो को हमने कुछ बताया कि ये बराबर हैं, और ये मान लो एक और रेशियो ले लेता हूँ, मान लो G/H, और ये बराबर हैं L के, मतलब 4 रेशियो दे दिए गए हैं जो बराबर हैं L के। तो L की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे L क्या है, कांस्टेंट टर्म है। मान लो मैंने कह दिया कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 5 रेशियो हैं, 4 रेशियो यहाँ पे लिया है, और चारों रेशियो की वैल्यू बराबर है और वो किसी कांस्टेंट टर्म के बराबर है, ठीक है। तो कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट मतलब यार फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है, इंटीजर नहीं, ठीक है। तो L की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहिएगा कि L की वैल्यू, अगर आपसे कोई पूछे L फॉर लल्ला की वैल्यू हो जाएगी, ऊपर वाले सबको जोड़ दो, भगवान ने सबको जुड़ाया पैदा किया, तो A+C+E+G, नीचे वाले हिस्से को भी जोड़ दो, BDFH, यानी आपने कहा कि सिंपल सी बात है भैया कि L जो है कांस्टेंट टर्म, उसकी वैल्यू हो जाएगी A+C+E+G बटे में B+D+F+H। यानी अगर 4 रेशियो बराबर दे दिए जाए, A/B, C/D, E/F, G/H L के बराबर हों, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान लो 4 रेशियो लिख रहा हूँ, लिखते रहना भैया, लिखते रहना। 5/10 ले लिया, 2/4 ले लिया, 4/8 ले लिया और 3/6 ले लिया। सबकी वैल्यू 1/2 के बराबर है, बोलो है कि नहीं? देखो 2/4 भी 1/2 के बराबर, 5/10 भी 1/2 के बराबर, 4/8 भी 1/2 के और 3/6 भी। अब यहाँ से 1/2 यानी ये वैल्यू क्या होगी, अगर मान लो आपको ना पता होता कि ये 1/2 के बराबर है, तो आप क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इसकी जो सबकी वैल्यू होगी वो सबका अंश जोड़ लो, 2 5 7 4, यानी आप कहते हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 + 5 + 4 + 3 बटे में 4 + 10 + 8 + 6, 4 + 10 + 8 अगर 4 रेशियो बराबर है तो उनके अंश का योग बटे हर का योग उनके बराबर होगा। 2 5 7 4 11 3 14, 4 8 12 6 18 10 28, 14 1 कम 14, 14 दूना 28, कितना है 1/2, तो 1/2 इसके बराबर हो गया। तो रूल सही है गलत? आपने कहा बिल्कुल सही। अब इस पर प्रश्न किस तरह से आएगा? प्रश्न ऐसे नहीं आएगा कि हाँ बताओ कितना होगा रेशियो, ऐसे आएगा। मान लो दे दिया गया A/A+1 बराबर A+1 बटे A+2 बराबर A+2 बटे A+3 बराबर A+3 बटे A+4 बराबर A-2 बटे A-1 बराबर A-4 बटे A-3। इतने रेशियो बराबर हैं, और ये बराबर है, मान लो ये बराबर हैं
x के, या मान लो ये बराबर हैं 10 के, तो a की वैल्यू बतानी है। चलो बताओ। आप कहेंगे अगर ये 10 के बराबर हैं तो सबके अंश का योग करो, यानी a-4 प्लस a-2 प्लस a प्लस a+1 प्लस a+2, ठीक है, प्लस a+3 बटे में a-3 प्लस a-1 प्लस a+1 प्लस a+2 प्लस a+3 प्लस a+4। हमने रूल लगा दिया और किसके बराबर हो गया, l के, यानी कि 10 के। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। देखो 4 3 1 4 2 2, कितना a है, 3 और 3 6, यानी ये 6a हो गया बटे में 3 1 4 4 कट गया, 3 2 5 1 6, यानी 6a प्लस 6a, देखो 1 2 3 4 5 6, 6a प्लस 3 2 5 1 6। अब ये बराबर है 10 ना करके इसको लिख लो, यहाँ पे मैं 9/10 लिख लो, ठीक है, यहाँ पे लिख लो 9/10, ठीक है। अब ये हो गया, ये बराबर हो गया 9/10 के, ठीक है। 6 से काट दो, 6 कम 6 6 कम 6 6, यानी a/a+1 बराबर हो गया 9/10, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई, 9। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब इसको क्वेश्चन को मतलब यहाँ कॉन्सेप्ट समझाने से मतलब था, ज़्यादा दिमाग ना लगाना कि अगर ये बराबर है 9/10 के तो आप कहेंगे कि इनके अंशों का योग बटे हर का योग, यानी सम ऑफ न्यूमरेटर बटे सम ऑफ डिनोमिनेटर बराबर हो गया कांस्टेंट के। जो पिछला रूल था उसका एप्लीकेशन कैसे करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, उसके बाद जो हमारा बचेगा कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे। आप जो मेजर कॉन्सेप्ट है जिसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, आपसे कहेंगे कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी, उनका अनुपात कुछ है। अच्छा चलो पहले कॉन्सेप्ट लिखो, कॉन्सेप्ट लिखो, कॉन्सेप्ट का पराग मात्रा का कॉन्सेप्ट। बोर ना होना मेरे भाई, वरना बोर हुए तो बोरे में भर दिए जाओगे, दुनिया बोरे में भर देगी, कोई इज्जत नहीं करेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता कि आपको कुछ रेशियो दे दिए जाएंगे, ये रेशियो भी, फिर आपको मान लो ऐसे सुनो, मान लो आपसे कह दिया जाएगा 3 लड़कियां हैं, रीता, प्रियंका और चंचल, और एक ले लो रेनू। इसमें किसी को मैं नहीं जानता पर्सनली, मुझसे ना पूछें ये कौन है, ठीक है। रीता और प्रियंका के नंबरों का अनुपात a/b है। प्रियंका और ये क्या नाम है इनका, चंचल के नंबरों का अनुपात c/d है। और चंचल और रेनू के नंबर का अनुपात d/a है। e/f है। इनका कितना है, चंचल और रेनू का e/f। तो पूछा गया इनका कंबाइंड रेशियो क्या होगा, ठीक है, कंबाइंड रेशियो क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट है। आपसे कहा गया 4 लड़कियां हैं, रीता मतलब रीता, प्रियंका, चंचल और रेनू, इनके मार्क्स a/b रीता और प्रियंका का। प्रियंका और चंचल की बात करें तो c/d, और चंचल और रेनू का बात करें तो e/f है। इनका कंबाइंड रेशियो पूछा गया, सिंपल सी बात है। अब आप कहोगे ऐसे तो नहीं पता चल पाएगा, मैंने कहा अच्छा ऐसे ना बताया जाए, अगर कहें रीता और इस प्रियंका का अनुपात 2/3 है, ठीक है, या 20/30 मान लो, 20/30 है। प्रियंका और चंचल के नंबरों का अनुपात 15/20 है, और चंचल के और रेनू के नंबर का अनुपात 40/60 है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इनका नंबर कितना होगा। तो आप क्या काम कहते, आप कहते कि रीता, प्रियंका, मैंने R, P, चंचल और रेनू लिख लिया। जब प्रियंका किसी एक को आप, अगर आपको ना पता होती मेथड, तो आप क्या काम करते, आप प्रियंका, मान लो प्रियंका का नंबर उठाते, प्रियंका जब 15 पे है तो चंचल कितने पे है, 20 पे। तो प्रियंका अगर 15 का 2 गुना यानी 30 पे होगी तो ये 40 पे होगी। और जब प्रियंका का नंबर 30 है तो देखो प्रियंका का नंबर 30 होने पे ऋतु का नंबर 20 है, यानी कि प्रियंका के 30 होने पे ऋतु का नंबर 20 है और चंचल का नंबर 40 है, यानी इन तीनों का अनुपात 20/30/40 हो गया। यानी किसी एक के 30 होने पे दोनों का
उस टाइम पे वैल्यू कितनी होगी, यानी कि जब वो 15 थी, देखो जब वो 15 थी तो इसकी वैल्यू 20 थी, तो अगर इसका नंबर 30 होता तो इसका नंबर कितना हो जाता 40, तो 30:40 और 30:20, यानी इनका कंबाइंड रेशियो 20:30:40 हो गया। अब मैंने कहा कि जब ये 40 है, देखो चंचल जब 40 है तो रेणु कितना है 60, यानी रेणु का भी नंबर आ गया, यानी चंचल के 40 होने पे रेणु कितना है 60। तो इन रेशियो में से किसी एक के 40 होने पे अगर इसका वैल्यू, मतलब किसी एक के नहीं, आपको जो रेशियो दिया गया था, देखो चंचल और रेणु का अनुपात दिया गया था 40:60। आपने कहा अगर ये 40 है तो ये 60 है, यानी कि अब हमारे पास इनका कंबाइंड रेशियो आ गया 20:30:40:60। 10 से काट दोगे तो 2:3:4:6 इनका कंबाइंड रेशियो हो जाएगा। ये मेथड नहीं पता होती तब। अब हमारी मेथड क्या कहती है, ठीक है, 2:3:4:6 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यही अभी हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो मैं मिटा सकता हूँ इनको, आपको तो नहीं मिटाऊंगा, इनको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, इनको मिटा रहा हूँ। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसके बाद देखना, आप जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने जाओगे, क्वेश्चन करने जाओगे, एक भी प्रश्न फंस गया तो मैं नाम चेंज कर दूंगा, ठीक है। आपका, मेरा तो भाई नाम फेमस हो चुका है, मैं क्यों अपना चेंज करूँगा, ठीक है। देखो ऋतु प्रियंका का अनुपात कितना है, ऋतु लिखा यहाँ पे प्रियंका लिखा, यहाँ पे लिखा चंचल, यहाँ पे लिखा रेणु, ठीक है। इनका अनुपात है 20:30, हमने लिख लिया। इनका अनुपात है 15:20, हमने प्रियंका के नीचे 15 लिखा, चंचल के नीचे 20 लिखा। फिर चंचल और रेणु का अनुपात 40:60 है, चंचल के नीचे 40 और इनके नीचे 60। अब आपको पता चल गया 3 रो और 4 कॉलम है। देखो कॉलम 1 2 3 4 और रो हैं 1 2 3, ठीक है। अब देखो मैं क्या काम कर रहा हूँ, अभी रो बना के जो सिखा रहा हूँ एग्जाम में ना खींचने लग जाना, वहाँ डिजाइनर पेंटर बन जाओ बड़े वाले। हमने पहले कहा रो बना लो 1 2 3 4, रो कॉलम बना लो, फिर रो बना लो 1 2 3 रो। अब खाली जगह आपको दिख रही होंगी, 30 के पीछे, 30 आपका घर है, आपके पीछे खाली ज़मीन है, आप कब्जा कर लोगे, यानी 30 के पीछे खाली ज़मीन तो 30 का कब्जा है, यानी कि यहाँ पे 30 यहाँ पे 30। 15 के आगे तो 15 का कब्जा, 20 के आगे तो 20 का कब्जा, जिसके आगे खाली ज़मीन उसका। अब ये नहीं कि ये वाली खाली ज़मीन थी तो यहाँ पे 15 का कब्जा, नहीं, 20 पटक पटक के मारे। अब ये यहाँ पे 60 कब्जा कर सकते नहीं, क्योंकि बगल में किसके 40 के, तो 40 कब्जा कर लेगा। जब कब्जा करवा दिया खाली स्थानों पे, अब आपको सिंपल सा काम करना है, अब आप इनका खड़ा खड़ा गुणा कर दो, यानी कॉलम का गुणा कर दो, कॉलम का गुणा कर दो। अब कॉलम का गुणा करने से पहले देख लो कि कुछ कट पीट रहा हो चारों कॉलम्स में, तो काट पीट दो। आपने कहा हाँ हर जगह 1 0 कट रहा है, देखो 1 0 1 0 1 0 1 0। मैंने कहा 1 0 और कट रहा है, आपने कहा कहाँ, मैंने कहा यहाँ 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 और यहाँ। मैंने कहा और कुछ कट रहा है, आपने कहा वो बाद में देख लेंगे, पहले चलो सॉल्व करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो 2 × 15 × 4, 4 दूनी 8 × 15 120 हो गया, रेणु की बात चल रही है। 15 × 4 60 तियाँ 180, ये हो गए, बिल्कुल सही है। 3 × 20 60 × 4 240, ये हो गए। और 3 × 20 60 × 6 360, ये हो गया। अब देखो इनका रेशियो जो है 120 180 240 और 360 हो गया। अब इसमें कुछ कट रहा है, आपने कहा 60 से, 60 दूना 120 60 तियाँ 180 60 चौके 240 60 छक्के 360। क्या अनुपात आया, 2:3:4:6। क्या अनुपात आया था, 2:3:4:6। तो बोलो समझ में आया। आपको क्या काम करना है, क्वेश्चन अभी आएंगे तो धड़ाधड़ आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे देखो मैंने 4 इसी वजह से उठाया था कि आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पे एक प्रश्न करते हैं। देखो ए और बी 2 संख्या हैं जिनका अनुपात मान लो 3:4 और B/C दूसरी बी का C के साथ अनुपात 6:7 है। तो आपसे कह दिया जाए A/B/C निकालो, तो कैसे निकालोगे। आप कहोगे पहले लिखा मैंने A फिर लिखा B, मैंने कहा फिर आपने कहा C भी है तो C के साथ अनुपात C लिख लिया। अब 3 तो कॉलम हो गए, ठीक है। A और B का अनुपात 3:4 है, B और C का अनुपात 6:7 है। डाटा अपने पास रो कितनी बनेगी 2, कॉलम कितने बने 3, क्योंकि ABC तो हमें निकालना है। तो हमारे पास डेटा इन दोनों, 4 के बगल वाला डब्बा 4 का, 6 के बगल वाला डब्बा 6 का, 3 छक्के 18, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28। ये अनुपात को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, 2 9 18, 2 12, 2 14, यानी ABC का अनुपात कितना आ गया 9:12:14। बोलो क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको डब्बा बनाने में आसान हो जाएगा। जैसे लो कह दिया जाए A/B जो है वो 2:3 है, मैंने कहा ठीक है। किसी ने कहा B/C जो है वो मान लो 4:5 है, मैंने कहा वो भी ठीक है।
किसी ने कहा C अनुपात D, ये सब प्रश्न आए हुए हैं, ऐसा ना समझना कि मैं ऐसे मुँह जबानी करवा रहा हूँ। C अनुपात D 6:7, ठीक है। और किसी ने कहा एक और लिख लो, मैंने कहा क्या, कहा D अनुपात E भी लिख लो, मैंने कहा क्या लिखना है, कहा 1:2 लिख लो। अब कहा ABCD का मिक्स रेशियो निकाल दो, मैंने कहा ये तो बड़ी विपत्ति हो गई। अब देखो इसमें हम टेबल वेबल नहीं बनाएंगे, हमने कहा लिखा A, हमने लिखा B, हमने लिखा C, कितने टर्म्स है 5, C D E, ठीक है। D के बाद E भी सुंदर तरीके से। A और B का कितना है 2:3, 2 3, B C का 4 5, उसी के नीचे लिखना है। C फिर 6 7, तो C के नीचे 6, D के नीचे 7, उसी के नीचे लिखते जाएंगे। अब ये नहीं यहीं बगल लिखते चले जाओ, ठीक है, नीचे जाएंगे। और D और E 1:2, D के नीचे 1, यहाँ के 2, खाली जगह है 1 2 3, खाली जगह 1 2, खाली जगह 1, ठीक है। कलर चेंज करके करता हूँ, देखो, क्योंकि आपको पता है ना कि 1 2 3 4 5 कॉलम बनेंगे। और देखो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, ठीक है। जितने रेशियो दिए रहेंगे उतने रो बनेंगे और जितने टर्म्स होंगे उतने कॉलम, ठीक है। तो आपने कहा यहाँ पे खाली जगह आएगी, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे 1 कॉलम, यहाँ पे, यहाँ खालम खाली, यहाँ खाली, यहाँ खाली, फिर यहाँ खाली, यहाँ खाली और यहाँ खाली। क्लियर हो गया। अब देखो खाली जगह पे कौन कौन आ जाएगा, 3 के आगे खाली जगह तो 3 कब्जा कर लेगा, 5 के आगे खाली जगह 5 कब्जा कर लेगा, 7 के आगे खाली जगह 7 कब्जा, मतलब पीछे आगे जो भी मान, 4 के आगे 4 कब्जा, 6 के आगे है तो 6 का कब्जा दोनों जगह हो जाएगा, यहाँ पे 1 के आगे है तो 1 का कब्जा हो जाएगा। अब कर देंगे पूरे पूरे का गुणा, पूरे पूरे का मतलब कॉलम का गुणा, ऐसे गुणा ऐसे गुणा ऐसे गुणा, रीता बहुगुणा, रीता बहुगुणा कौन थी पता है, ठीक है। अब कॉलम का गुणा कर दो, तो 2 चौको 8 छके 48, पहाड़ा याद है ना टेबल, 3 चौको 12 छके 72, इंग्लिश वाले 72, 3 5 15 छके 90 90, 3 5 15 7 105 105, 3 5 15 दूना 30 7 210, ये आपका हो गया। 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 3 से काट पीट दो, 3 से 16 हो गया, 3 से 24 हो गया, 3 से 30 हो गया, 3 से 35 हो गया, 3 से 70 हो गया। आपका अनुपात आ गया 16:24 फलाना अनुपात, ठीक है। यार हमने गलत तो नहीं कर दिया, तो यानी आपका अनुपात कितना आ गया 16 फलाना अनुपात ढिमका अनुपात, आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो बहुत सुंदर। देखो गुरु, अपना है कॉन्सेप्ट से बहुत पुराना नाता, तो हम जब क्लास कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट तो सारे आएंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होता है कि जो रेशियो होता है ना, अनुपात जो होता है, मान लो कहीं A अनुपात B लिखा हुआ है, यानी A/B लिखा हुआ है, A रेशियो B लिखा हुआ है, यानी कि A/B लिखा हुआ है, तो इसमें किसी निश्चित संख्या से गुणा कर सकते हो दोनों, मतलब A और B दोनों में, या फिर किसी निश्चित संख्या से भाग भी कर सकते हो। यानी कि रेशियो डज नॉट गेट अफेक्ट, या रेशियो डिड नॉट गेट अफेक्ट बाय मल्टीप्लाइंग बाई अ पर्टिकुलर नंबर इन बोथ इट्स पार्ट, या हम डिवाइड कर दें दोनों पार्ट को किसी पर्टिकुलर नंबर से। यानी A रेशियो B को A के बटे B के बराबर कर सकते हैं, या A बटे के बटे B बटे के सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर कह दिया जाए, ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए कि जो A, मान लो संख्याएं हैं, ठीक है, मान लो X, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख लेना, ये कॉन्सेप्ट है एक और कॉन्सेप्ट जो लिख लेना आप, हो सकता है इसका यूज एक आध प्रश्न में आ जाए, या आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कैट देने चले जाओ तो भी आपको ये पता होना चाहिए। क्या कहते हैं कि n फ्रैक्शन दे दी जाए, मान लो इनफाइनाइट फ्रैक्शन इवन दे दी जाए, या n मान लेते हैं, n फ्रैक्शन दे दी जाए, क्योंकि हमें लास्ट फ्रैक्शन पता होना ज़रूरी है। मान लो वो दे दिया जाए x1 बटे, ऐसे देखो फ्रैक्शन हमारी है x1 बटे x2, ठीक है, x3 बटे x4, x5 बटे, या ऐसे नहीं, फ्रैक्शन हमारी है मान लो x1 बटे y1, x2 बटे y2, x3 बटे y3, डॉट 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 n फ्रैक्शन है xn बटे yn, यानी कि n भिन्न है, x1 से लेके xn तक अंश है, x2 से लेके xn तक y है, ठीक है। अब एक चीज़ बताऊं, अगर आपसे कह दिया जाए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn, और बटे में y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट 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 yn, इसकी वैल्यू किसके बीच लाई करेगी, तो आप हमेशा याद रखना n फ्रैक्शन दे दी गई, ये बराबर नहीं है,
ये बराबर नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि n फ्रैक्शन दे दी जाए वो बराबर नहीं है। तो अगर उनसे आपसे पूछा जाए कि इनके सभी के अंशों का योग और हर का योग किसके बराबर होगा, तो आप याद रखना कि इनमें से जो सबसे छोटी भिन्न होगी उससे, और जो सबसे बड़ी भिन्न होगी उससे, यानी जो इनका रेशियो आएगा, इनके अंशों के योग और हर के योग का रेशियो, वो क्या होगा कि सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न के बीच ही लाई करेगा। यानी कि जो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn बटे y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट 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 yn, यानी ये जो होगा वो हमेशा लोवेस्ट और हाईएस्ट के बराबर, मतलब बीच में लाई करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं 1/4, 3/7, 4/9, 5/11, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, सबके अंशों को जोड़ देता हूँ। तो 1 3 4 4 8 5 13, 4 7 11 9 20 11 31। अब इसकी जो भी वैल्यू होगी कितनी होगी, 0.4, 124 हो जाएगा 6, यानी 0.42 के करीब आएगा। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 0.25, इसकी वैल्यू कितनी है 0.7 चौको 28, 0.43, इसकी वैल्यू कितनी है 0.9 चौको 36 और 9 चौको 36, 4 4 4 के करीब, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.11 चौको 44, 11 छक्के 4, 11 पचे 55 और ये 11 पचे 55, यानी कि 11.56 करीब। अब देखो मैंने यही कहा था कि जो इनके अंशों को जोड़ोगे यानी 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करोगे, और बटे में इनके हर को जोड़ोगे यानी 4 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 करोगे, ये जो भिन्न आएगी यानी 0.42 ये इनके बीच की होगी। तो ये 0.25 सबसे छोटा इससे बड़ा है और 0.456 इससे छोटा, यानी इनके बीच लाई करता है। ये कॉन्सेप्ट कहने का मतलब था। क्लियर हो गया। एक और कॉन्सेप्ट करके इस क्लास को एंड करेंगे, फिर अगले केवल क्वेश्चंस करना रह जाएगा। जैसे क्या कहते हैं, ठीक है, कहते हैं ना कि 4/40 कह दिया जाए, 5/45 कह दिया जाए, 9/93 कह दिया जाए, 9/99 कह दिया जाए, ठीक है, और 7/28 कह दिया जाए, और मैं कह लेता हूँ 2/49 कह दिया जाए, 48 कर लो। अब इसमें सबसे बड़ी सबसे छोटी भिन्न कैसे होगी, यानी रेशियो अगर दे 4:45, 9:45, 9:9, ठीक है, इसका सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो आपको क्या काम करना है, पहले काट लेना है अंश से हर को काट, या कई लोग क्या काम करेंगे इससे डिवाइड करने लग जाएंगे, फिर डेसिमल में जाएंगे। नहीं, अगर अंश छोटे छोटे हर बड़ा बड़ा है तो आप पहले काट लो। 4 से काटोगे, मान लो नहीं भी कट रहा होता, पहले काट के देखते। 4 एकम 4, 4 धाम में 40, 5 एकम 5, 5 9 45, 9 एकम 9, 9 11 99, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 2 एकम 2, 2 24, यानी आपकी भिन्न बन गई 1/10, 1/9, 1/11, 1/4, 1/24। अब जिसका देखो सबका अंश बराबर कर लिया, अब जिसका हर सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे छोटी, तो सबसे छोटी वाली भिन्न 1/24, सबसे बड़ी वाली भिन्न जिसका हर सबसे छोटा यानी कि ये, ठीक है। मान लो ना कट रहा होता तो मान लो 4/49 दिया होता, 3/53 दिया होता, 14/126 दिया होता और 17/289 दिया होता। 17/289 नहीं 299 दिया होता, ठीक है, कटे ना। अब देखो 4 से काटते तो 12 के करीब आता, 12 पॉइंट समथिंग 3 से काटते तो 3 17 यानी 18 के करीब आता, 14 से काटते 14 9 126 9 हो जाता, 17 से काटते 17 के नाम 17 और ये कितना हो जाता 17 पॉइंट समथिंग हो जाता, ठीक है। तो अब देखो कौन सी भिन्न सबसे बड़ी, जिसका हर सबसे छोटा, तो हर सबसे छोटा इसका यानी सबसे बड़ी भिन्न ये वाली, और सबसे छोटी कौन सी हो गई, सबसे छोटी जिसका हर सबसे बड़ा यानी ये। अब इसको अवरोही क्रम में लगाना है तो आप सबसे पहले मतलब अवरोही नहीं क्या बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। 14/126 सबसे बड़ी, फिर उसके बाद 4/49, फिर उसके बाद 17/299, फिर उसके बाद 3/53। तो ये हो जाएगा इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप ये ना करिए अगर डिवाइड करके, आप हमेशा उसको अंश को बराबर, अंश को 1 कर लो फिर डिवाइड करके ऐसे कर सकते हो, रेशियो में भी बता सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म याद रखना। और एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट से ये मान लो एक प्रश्न भी है, मतलब CGL 2022 में पूछा गया प्रश्न भी है कि इफ़ A/B is equal to C/D, then what will be value of
A/C, ये CGL 2022 का प्रश्न है, ये आप करना और मैं अगली क्लास में इसको करवाऊँगा। आज ही करवा देता लेकिन क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो चलो करो इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखो। जिन्होंने जय माता दी नहीं लिखा लिख देना भाई। सरस्वती माता की कृपा से हमारी क्लासेस चल रही, ठीक है। तो सरस्वती माता का हमेशा आशीर्वाद बना रहे हमारे सर पे। और ये भी लिख लेना। एक ये क्वेश्चन हो गया। और दूसरा होमवर्क आपके लिए है 3:5 A/B है, B/C 4:9 है, तो आपको A/B/C बताना है। चलो कमेंट सेक्शन में इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।